अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक आदमी है जो तकरीबन 5 से 6 साल यानी 2020 से अब तक एक चीज़ हासिल करने की कोशिश कर रहा है और अब ऐसा लगता है कि वो उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। मैं बात कर रहा हूं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। आप सोच रहे होंगे कि यूक्रेन का सदर है, इसका हमसे क्या लेना देना, लेकिन ये ईरान वॉर का एक बहुत बड़ा अहम नुक्ता बनने जा रहा है और उसकी चाल इंतहाई ख़तरनाक है कि जब आप समझेंगे तो दंग रह जाएंगे। उसकी चाल ये है दोस्तों, दो अलग जंगों को आपस में जोड़ना। अब दो जंगें हैं, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिका और ईरान की जंग और रूस और यूक्रेन की जंग। और अगर ये दो जंगें एक हो गई तो क्या होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और इस वीडियो में और भी बहुत कुछ है। मैं आपको ईरान का वो मिसाइल दिखाऊंगा जो थॉर का हथौड़ा कहा जा सकता है उसको, और एक ऐसा हथियार जो सिर्फ $10 लाख में बनता है और जिसे रोकने वाला मिसाइल जो है वो कम से कम 15 गुना महंगा होता है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि नेतन्याहू आज की तारीख में ट्रंप के घुटनों में बैठा हुआ है। जी हां, नेतन्याहू न्यूयॉर्क पहुंच गया है, लेकिन इतना कमजोर नेतन्याहू आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। मैं आपको उसकी वो तस्वीर दिखाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। और आखिर में दोस्त, एक ऐसी कहानी आपके लिए लाया हूं जो आपने कभी पहले सुनी नहीं होगी। बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख खान और उसके वालिद, पहली बार ये राज सामने आया है कि आखिर इन दोनों को पाकिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा। शाहरुख खान ने अपने हर इंटरव्यू में कहा है कि हम माइग्रेट करके चले गए थे, लेकिन आज तक नहीं बताया कि क्यों किया था। अब तक ये राज सामने नहीं आया जो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। मगर अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये गलती मत कीजिएगा। ये खबरें आप भी जानते हैं कि कहीं पर आपको और नहीं मिलेंगी और तज्जिए भी यहीं पर मिलेंगे। और फेसबुक पर मुझसे लाइव बात करने के लिए सिर्फ फॉलो मत कीजिए फेसबुक को, बल्कि सब्सक्राइब भी कीजिए। सबसे पहले ज़ेलेंस्की की चाल समझिए। ये बात बेसिकली त्रिता पारसी ने उठाई है। वो क्विंसी इंस्टीट्यूट के सरबराहों में से एक हैं और ईरान अमेरिका ताल्लुकात के माहिर समझे जाते हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन सिर्फ ईरान की जंग में दाखिल नहीं होना चाहता, बल्कि ऐसा लगता है कि वो अपनी जंग को ईरान की जंग के साथ मिला देना चाहता है। और क्यों, ये सुनिए और दंग हो जाइए। इसको ध्यान से सुनिए। अगर ये दो जंगें एक हो जाएं तो यूक्रेन ईरान की जंग में फरीक बन जाएगा और अमेरिका यूक्रेन की जंग में एक फरीक बनकर सामने आएगा। यानी अब तक अमेरिका सिर्फ यूक्रेन को हथियार दे रहा था, लेकिन जंग जुड़ने के बाद अमेरिका अपने फौजियों के साथ रूस पर चढ़ दौड़ेगा। यह जरा सुनिए, अमेरिका और रूस की जंग। और पारसी कहते हैं कि यही वो चीज है जो ज़ेलेंस्की 2020 से चाह रहा था कि अमेरिका रशिया के खिलाफ मैदान में उतरे। अब सवाल यह है कि उसने ये कैसे करने की कोशिश की। मैं अगर अगेन जो लोग मेरे व्लॉग्स को फॉलो करते हैं उनको इल्म होगा, लेकिन नयों के लिए बता रहा हूं। मैं आपको पिछली वीडियो में याद है क्या बताया था? मैंने आपको खबर दी थी कि यूक्रेन ने कैस्पियन सी के अंदर, कैस्पियन समंदर में ईरान के एक जहाज पर हमला किया है। वही हमला इस चाल का पहला मोहरा था। और अब एक और तज्जियाकार है जो इस हमले का दूसरा पहलू खोलते हैं। मारियो नौफल सवाल उठाते हैं कि यह हमला या क्या यह हमला एक इत्तफाक था? उनका जवाब है कि नहीं। वो कहते हैं कि कैस्पियन सी में ईरान और रशिया के दरमियान एक खामोश पिछला दरवाजा है। अब कैस्पियन सी का नक्शा आपके सामने आ चुका है, आप जरा खुद देखिए। ईरान, उसके दरमियान एक समंदर है। अच्छा, ये समंदर एक ऐसा समंदर है कि ये कहीं किसी और मुल्क से होता हुआ बड़े समंदर में नहीं गिरता, ये बस इसी के अंदर घूमता रहता है। इस समंदर में 5 मुल्कों की सरहदें मिलती हैं दोस्तों। इसी के जरिए रूस तक ईरान कुमक पहुंचाता है। यह खामोश दरवाजा है जहां से ड्रोन, पुर्जे और रसद आते जाते रहते हैं। रूस ईरान की मदद करता है और ईरान रूस की मदद करता है इस जगह से, बिना किसी को पता चले। और यूक्रेन ने ठीक उसी दरवाजे पर हमला किया। अब इसकी अहमियत समझिए। यह कोई बेतरतीब लंबी कार्रवाई नहीं है दोस्तों, ये एक सोचा समझा कदम था। और नौफल का सवाल जो है वो ये है कि क्या ये सिर्फ यूक्रेन का फैसला था? अब यहां पे जरा सर जोड़ के बैठ जाइए। यूक्रेन नेटो का रुकन भी है,
या इसके पीछे, यानी अभी तक नहीं है लेकिन नेटो चाहती है कि यूक्रेन बन जाए, इसके पीछे नेटो से जुड़े किसी शख्स का हाथ था ताकि एक नया मोर्चा खुल सके। अब सोचिए, खुद ईरान के वजीर खारजा अरागची ने कहा है कि यह हमला इजराइल के कहने पे हुआ है ताकि यूरोप को मिडिल ईस्ट की जंग में घसीटा जा सके, और जो चीज इस पूरे मामले को मशकूक बनाती है वो उसका वक्त है। यह हमला ठीक उस वक्त हुआ है जब ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन जा रहा था। आपको पता है जनरल असेंबली का इजलास होगा और फिर साथ में जो लिंडसे ग्राहम है उसका फ्यूनरल भी है। यानी जैसे एक तोहफा लेके वो ट्रंप को दिखाने जा रहा हो कि जनाब ये लीजिए, मैंने भी ईरान पे चढ़ाई कर दी है। अब टाइमिंग देखिए जनाब, रशिया और ईरान एक दूसरे की मदद कर रहे थे, मैंने उस मदद का जो एक राब्ता है वो काट दिया है। अगर तुम ईरान से लड़ रहे हो तो मैं रशिया से लड़ रहा हूं, आओ मिलकर रशिया से लड़ते हैं। ये जंग कितनी बड़ी फैलने वाली, और ज़ेलेंस्की यहां पर नहीं रुकता। यही तो इसका इंटरेस्टिंग नुक्ता है। आपने मेरे साथ बने रहना है दोस्तों, क्योंकि आगे अगली खबरें जो हैं कि ईरान ने इसका हल क्या निकाला है मैं वही बताऊंगा आपको, वो और इंटरेस्टिंग हो जाएगी वीडियो। ज़ेलेंस्की यहां पर नहीं रुकता, अब एक और मुल्क का नाम इसमें आ गया है और वो है इराक। इराक के कौमी सिक्योरिटी के मशीर हैं कासिम अल अबूदी। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में बाकायदा तौर पे ब्रेकिंग न्यूज़ सनसनीखेज खबर दी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के जासूसी सेल्स इराक में हमले कर रहे हैं, यानी यूक्रेन इराक पर भी हमले करना शुरू हो गया है। सरकारी तंसीबात पर बमबारी की जा रही है। यूक्रेन के पास बहुत अच्छी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, याद रखिएगा, और उसका इल्ज़ाम इराक के अपने जो मज़ाहमती ग्रुप हैं वो लगा रहे हैं। नाज़रीन, अब इस चाल को समझिए, इसे कहते हैं फॉल्स फ्लैग, यानी आप खुद कोई काम करो और उसका इल्ज़ाम किसी दूसरे पर डाल दो। आप अपना चेहरा छुपाकर किसी दूसरे का जो है वो मास्क पहन लो। अल अबूदी का कहना है कि उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने यूक्रेन के लिए काम करने का इकरार किया है, और अगेन मेरा काम है दोनों साइड की रिपोर्ट देना। अल अबूदी ने खुद भी कहा है कि फिलहाल तहकीकात जारी हैं और उन्होंने उन तंसीबात के नाम नहीं बताए हैं। तो ये अभी तक इल्ज़ाम है दोस्तों, लेकिन अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि एक जंग जो यूक्रेन में शुरू हुई थी अब कैस्पियन से होती हुई ईरान और फिर इराक तक फैल रही है। मिडिल ईस्ट के साथ इस जंग में यूरोप जुड़ने जा रहा है। और अब नाजरीन वो कहानी जिसका मैंने शुरू में वादा किया था, ईरान का वो हथियार, यहां पर आपने वीडियो छोड़कर नहीं जानी, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि ईरान का हथियार उसके मिसाइल तो हैं ही, ईरान का हथियार एक और चीज भी है, वो इसकी फैक्ट्रियां हैं जिनका मुकाबला अमेरिका की फैक्ट्रियां नहीं कर सकती। सबसे पहले आते हैं हथियार के ऊपर। हथियार का नाम है नाजरीन खैबर शिकन। खैबर शिकन से हर मुसलमान वाकिफ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरी जंग में आपने एक चीज़ बार बार सुनी कि अमेरिका के इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन कभी सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? ईरान के पास ऐसा क्या है जो अमेरिका ख़त्म नहीं कर पा रहा है? जवाब है खैबर शिकन। और इसका असल जो राज है, इसकी जो असल ताकत है, वो उसकी कीमत है। अब सुनिए, एक खैबर शिकन मिसाइल तकरीबन $10 लाख में बनता है, और उसे हवा में रोकने के लिए जो अमेरिका इंटरसेप्टर इस्तेमाल करता है पैट्रियट के नाम से, वो $40 से $60 लाख में पड़ता है। और थर्ड और भी महंगा है, वो $15 मिलियन तक चला जाता है। अब जरा हिसाब लगाइए, ईरान एक सस्ता तीर चलाता है और अमेरिका को सस्ते तीर को रोकने के लिए एक बहुत महंगी ढाल इस्तेमाल करना पड़ती है। यानी हर बार जब ईरान एक मिसाइल चलाता है, चाहे वो मिसाइल रोका भी जाए, अमेरिका का नुकसान होता है ईरान से कई गुना ज्यादा। इसे माहिरीन कहते हैं कॉस्ट डिप्लीशन, यानी खर्चे से थका देना। एक मिसाल से आपको समझा देता हूं। फर्ज कीजिए एक आदमी है जो ₹10 के पत्थर फेंक रहा है और दूसरा आदमी हर बार पत्थर को रोकने के लिए ₹100 की ढाल इस्तेमाल करता है। आप पत्थर चाहे लगाएं या ना लगाएं, नुकसान उसके ₹100 का आपने कर दिया। तो अब यही ईरान और अमेरिका के दरमियान हो रहा है। और अब सवाल यह आता है कि ईरान ये मिसाइल इतना सस्ता बनाता कैसे, जो मैं आपको जिस नुक्ते पर लाना चाह रहा था नाज़रीन, इसलिए मैंने चाहा कि आप यहां तक आएं। इसके 3 सबब हैं दोस्तों। पहला, इसमें मुनाफा नहीं है। मगरिब में हथियार प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं, जैसे लॉकहीड मार्टिन है, रेथॉन है, ये प्राइवेट कंपनी है, और वो कंपनियां हर हथियार पे एक बहुत बड़ा मुनाफा कमाती हैं। लेकिन ईरान में ये सब रियासत बनाती है IRGC के कंट्रोल में, जहां कोई मुनाफा नहीं लगता,
इसलिए कीमत गिर जाती है। दूसरा, सस्ता सामान। ईरान इस मिसाइल में मगरबी फौजी चिप्स की जगह आम बाजारी इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल करता है जो सैकड़ों गुना सस्ता पड़ता है, और उसके जिस्म के अंदर यानी बॉडी के अंदर जो है हल्का और सस्ता मटेरियल लगा होता है। और तीसरा, सॉलिड फ्यूल। यह मिसाइल ठोस ईंधन पे चलता है। अब इसका फायदा समझिए। पुराने मिसाइल जो हैं वो माया ईंधन पर चलते हैं, उनमें चलाने से पहले जो है वो ईंधन आपको भरना पड़ता है, जो एक लंबा प्रोसेस होता है, और उसी दौरान दुश्मन उन पे हमला कर सकता है। लेकिन ठोस ईंधन वाला जो मिसाइल होता है वो पहले से तैयार रहता है, उसे बस आपको ट्रक पे लोड करना है, कहीं भी ट्रक को लेके जाओ और वहां से उसको चला दो। इसीलिए इजराइल और अमेरिका के तैयारे इन्हें जमीन पे तबाह करने से पहले कि वो उसको तबाह करें, ये यहां से शूट हो जाते हैं। और खैबर शिकन अकेला नहीं है, ईरान के पास जुल्फिकार जैसा मिसाइल भी है जो इससे भी ज्यादा सस्ता है। इमाद मिसाइल है जो 1500 किलोमीटर से ज्यादा दूर मार कर सकता है। और इस पूरे प्रोग्राम का असल राज जो है वो सब कुछ जमीन के नीचे खुफिया कारखानों में बनता है। इसीलिए मगरिब की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इस मुकाबले में टिक नहीं पाती हैं, क्योंकि जंग सिर्फ हथियारों की नहीं है, जंग है वो हिसाब किताब की भी होती है। और इस हिसाब में ईरान अमेरिका से आगे निकल गया है। और इस सब के बीच एक आदमी है जो कभी बहुत ताकतवर था, अब एक और मोड़ आ गया इस वीडियो में जो और इंटरेस्टिंग है, अब बहुत कमजोर हो चुका है। उसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। वॉशिंगटन में ट्रंप से मिलने पहुंच गया है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं वो पहुंच गया होगा, लेकिन किस हालत में पहुंचा है मैं आपको अपने इजराइल के अपने अखबार, दुनिया के बड़े मीडिया आउटलेट्स की खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। हैरेड्स ने इस मुलाकात को एक नाम दिया है और वही पूरी कहानी का माखिज है। नेतन्याहू ट्रंप से मिलने जा रहा है कम इत्तेहादियों के साथ और बिना किसी अच्छे रास्ते के। ये उसका इंग्लिश में हेडलाइन थी, मैंने उर्दू में तर्जमा कर दिया। सुनिए कि कैसे एक सबसे ताकतवर लीडर यहां तक पहुंचा है। हैरेड्स के मुताबिक अब अमरीकी नेतन्याहू को दुनिया का सबसे नुकसानदेह लीडर समझते हैं, हार्मफुल। ट्रंप की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन उस पर शक कर रही है और उसका सबसे बड़ा दोस्त जो खुद ट्रंप था अब उसे दूर हो चुका है। और एक्सियोस ने सिर्फ एक जुमले में पूरी तस्वीर खींचती है। वो कहता है एक कमजोर बीबी। आपको पता है कि नेतन्याहू का जो निकनेम है वो बीबी है। एक कमजोर बीबी अपने ट्रंप वाले लम्हे पे पहुंच चुका है। अब सोचिए, कहते हैं ट्रंप मूवमेंट, ये वही नेतन्याहू है जो कभी वॉशिंगटन को अपने इशारों पे चलाता था और आज एक्सियोस के मुताबिक उसे सिर्फ इस एक मुलाकात के लिए कई हफ्तों इंतजार करना पड़ा। ट्रंप टाइम ही नहीं दे रहा था। ट्रंप ने पहले मिलने से इनकार भी कर दिया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने उसे फोन पे पागल तक कहा, जो मैं पहले वाले व्लॉग में आपको बता चुका हूं। यानी अब वो कहता है, आज भी ट्रंप ने कहा कि फैसले मैं करता हूं, अगर मैं ना होता तो इजराइल जो है वो सफ़े हस्ती से मिट चुका होता। और सबसे बड़ी बात, नेतन्याहू अब ट्रंप के पास धमकी देकर नहीं बल्कि इल्तजा लेकर जा रहा है। वो चाहता है कि ट्रंप ईरान से डील ना करे और दोबारा हमले शुरू कर दे, लेकिन अब उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग ताकतवर कार्ड नहीं बचा। और ये सब उस जंग के बाद हुआ जो नेतन्याहू ने खुद शुरू की थी। उसने ट्रंप से वादा किया था कि एक तेज जंग होगी जो जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन 5 महीने बाद जंग खत्म नहीं हुई बल्कि उसने ईरान को पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया। अब आते हैं नाज़रीन उस राज पर जिसका मैंने आपको पहले से वादा किया था। ये वो कहानी है जिसका कम जिक्र हुआ, जो शायद मुझे लगता है कहीं जिक्र हुआ ही नहीं। बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख खान, उनका खानदान। आपने कभी सोचा कि ये खानदान पाकिस्तान क्यों छोड़कर चला गया? नाज़रीन, ये कहानी लिखी है बेसिकली सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने सुनाई है। एक किताब का हवाला उन्होंने दिया है। किताब है ANP के रहनुमा है हाजी गुलाम अहमद बिलोर, उनकी सवाने हयात है। उसका नाम है मैं क्यों नहीं टूटा। ये आप जाके मार्केट से ले भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब कहानी शुरू होती है। अब कहानी को बड़े गौर से सुनना है आपने, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होने जा रही है। शाहरुख खान के वालिद का नाम था ताज मोहम्मद खान। वो पेशावर के रहने वाले थे, आप लोग जानते हैं, और वो एक आज़ादी के मतवाले थे, अंग्रेज से आज़ादी चाहते थे। बेसिकली वो बाचा खान यानी खान अब्दुल गफ्फार खान की खुदाई खिदमतगार तहरीक से जुड़े हुए थे। ये वो तहरीक थी जो आप यूँ कह लें कि अदम तशद्दुद पे यकीन रखती थी, बड़ी पीसफुल तहरीक थी और हिंदुस्तान की तकसीम की मुखालिफत भी थी। इस तहरीक के अंदर मुखालिफ थी। अब हुआ यूं कि पाकिस्तान बनने के बाद सूबा सरहद का जो उस वक्त सरहद होता था, जो वजीर आला थे खान अब्दुल कयूम खान, वो बन गए
और उन्होंने बाचा खान के साथियों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। और यहां पर एक दर्दनाक जो है बाप शुरू होता है। अगस्त 1948 बाबरा नाम की जगह थी एक, वहां पर खुदाई खिदमतकारों पर फायरिंग कर दी गई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। और उसके बाद बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां शुरू हुई और ताज मोहम्मद खान यानी जो शाहरुख खान के वालिद हैं, उन्हें बार बार जो है वो नाजायज तौर पर गिरफ्तार किया जाता रहा। उनके घर पे छापे मारे जाते रहे और उनको जब उठा के ले जाते थे तो ये भी रिपोर्ट्स हैं कि उन पर तशद्दुद भी किया जाता था। फिर बिलाखिर तंग आकर वो 1948 में अपने ख़ानदान के साथ पेशावर छोड़कर दिल्ली चले गए थे और वहीं पर बाद में उनके जो घर हैं, उनके घर में शाहरुख खान पैदा होते हैं। यानी ज़रा इस बात की गहराई देखिए कि आज जो शख्स हिंदुस्तान की पहचान समझा जाता है, उसके वालिद किसी और वक्त में पेशावर के रहने वाले थे। और अगर वो सियासी इंतकाम ना होता, अब ये ज़रा सोचने वाली बात है, तो बॉलीवुड का बादशाह शायद आज पाकिस्तान होते। और हाजी बिलोर जिन्होंने ये कहानी लिखी है, वो खुद इस खानदान के बड़े करीब थे। यानी हाजी बिलोर जो हैं और शाहरुख खान के जो वालिद हैं, ये बहुत अच्छे दोस्त थे। इस बात की तस्दीक उन्होंने किताब में भी की है और इस बात की तस्दीक जो है वो हामिद मीर साहब ने भी की है। तो उन्होंने सब जो कुछ बताया है इस किताब के अंदर, वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। तो दोस्तों, आज की पूरी कहानी मैंने आपके सामने रख दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। आपके कमेंट्स को बतौर तजिया में शामिल करता हूं अपने वीलॉग में, तो कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। पेज को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को भी फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।